नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर के लिए और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। और आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं नागरिकता के बारे में। जो नागरिकता है वो हमारे संविधान में कौन से भाग में है? तो नागरिकता है हमारे संविधान में भाग 2 में। जो नागरिकता का उल्लेख है हमारे संविधान में वो कौन से भाग में है? तो वो भाग 2 है और अनुच्छेद 5 से लेके और 11 तक क्या है? नागरिकता का उल्लेख है। तो यानी कि भारतीय संविधान में इसका संवैधानिक प्रावधान कहाँ पर है? तो संवैधानिक प्रावधान है भाग 2 के, और भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेके और 11 तक। आगे हम देखते हैं कि जो हमने नागरिकता ली है यानी कि हमारे संविधान में हमने नागरिकता को शामिल किया है। तो वो कहाँ से प्रेरित होकर किया है? तो ब्रिटेन से प्रेरित होकर हमने नागरिकता को हमारे संविधान में शामिल किया है। ठीक है, कहाँ से प्रेरित होकर किया है? ब्रिटेन से। और यहाँ ब्रिटेन में कैसी नागरिकता होती है? तो यहाँ पर होती है एकल नागरिकता। कैसी होती है? एकल नागरिकता। और तो हमारे संविधान में भी एक नागरिकता है, हमारे भारत देश में भी एकल नागरिकता है। यानी कि हम कहाँ के नागरिक होते हैं? तो हम भारत के नागरिक होते हैं। कहाँ के नागरिक होते हैं? हम भारत के नागरिक होते हैं। जबकि अमेरिका में क्या होता है, यूएसए में क्या होता है, वहाँ पर राज्य का भी नागरिक होता है वो और देश का भी नागरिक होता है। तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है। वहाँ पर कैसी नागरिकता चलती है? दोहरी। जबकि हमारे भारत में एकल नागरिकता है। और ये हमने प्रावधान कहाँ से लिया था? तो ये लिया था हमने ब्रिटेन से। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो संविधान लागू हुआ था हमारा, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, है ना? सब 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमारा संविधान बनके कब कंप्लीट हो गया था? तो बनके कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। तो क्या हुआ कि जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था उसी दिन क्या हुआ था? 16 अनुच्छेद लागू कर दिए थे। यानी कि जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था उसी दिन कितने अनुच्छेद लागू कर दिए थे? 16 अनुच्छेद। कितने में से? तो टोटल अनुच्छेद कितने थे? 395। 395 से 16 अनुच्छेद तो किस दिन लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। और जो ये 16 अनुच्छेद थे तो इनमें से अनुच्छेद नंबर 5, और ये जो 16 अनुच्छेद थे इनमें से अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8, 9 उसी दिन लागू हो गए थे। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो हमारे जो 5, 6, 7, 8, 9 है तो वो किससे संबंधित है? हमने देखा 5 से 11 में नागरिकता है। तो जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं 5, 6, 7, 8, 9 वो किस दिन लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो नागरिकता है हमारे देश की, जो नागरिकता है इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? हमारी पार्लियामेंट के पास है। और इसने इसी के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए क्या बनाया था? तो इसने कानून बनाया था 1955 में। कौन सा कानून था वो? नागरिकता अधिनियम 1955। तो किसने बनाया था? ये हमारी संसद ने बनाया था। और आगे हम देखते हैं कि जो हमारे संविधान में अनुसूचियाँ हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं? अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो उसमें जो 7वें नंबर की सूची है उसमें भी 3 तरह की लिस्ट है। कितनी तरह की लिस्ट है? जो अनुसूची 7 है उसमें 3 तरह की लिस्ट है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है, संघ सूची के प्रविष्टि नंबर उसमें अब 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो जो संघ सूची है उसमें अलग अलग क्रम लिखे हुए हैं। भाई इतने विषय है। तो उस पर जो 17वें नंबर का विषय है, 17वें नंबर का, उस पर क्या लिखा हुआ है? तो उस पर लिखा हुआ है नागरिकता। उस पर क्या लिखा हुआ है? नागरिकता का उल्लेख है। कौन सी सूची में? तो हमारे संविधान में 7वें सूची है और उसकी जो उसमें भी 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है यानी कि जो संघ सूची है उसके प्रविष्टि नंबर 17 पर क्या लिखा हुआ है? तो उस पर लिखा हुआ है नागरिकता। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हमने पढ़ लिया कि हमारे देश की नागरिकता किसी है? तो एकल नागरिकता है। और यहाँ पर सिर्फ किसका नागरिक होता है? तो देश का नागरिक हो सकता है वो, यानी कि किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है वो। किसका नागरिक होता है? तो भारत का नागरिक होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। तो एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस केस का नाम क्या है? तो उसका केस का नाम है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम CTU। यानी कि 1963 में एक केस हुआ था स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम CTU 1963। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो अपना सुप्रीम कोर्ट था, इसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या बोला था कि केवल एक स्वाभाविक प्राकृतिक व्यक्ति ही नागरिक होगा। यानी कि जो व्यक्ति जो स्वाभाविक होता है, मतलब यहाँ पर जन्म लेता है, वही नागरिक हो सकता है, कोई कंपनी या निगम व्यक्ति नहीं। मतलब इसने क्या बोला था
कि जो कंपनी होती है वो व्यक्ति में नहीं आएगा और वो नागरिक नहीं हो सकता है, उसको संस्था को संभालता है वो यहाँ का नागरिक नहीं हो सकता है। कौन नागरिक होगा? केवल स्वाभाविक प्राकृतिक व्यक्ति ही नागरिक हो सकता है। तो ये बहुत फेमस केस है हमारे नागरिकता से संबंधित। तो मान लो आ जाए कि इनमें से कौन सा केस नागरिकता से संबंधित है, तो वो कौन सा है? स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम CTU। आगे हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि जो हमारी नागरिकता है उसका उल्लेख कौन से भाग में? तो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 5 से लेके और अनुच्छेद 11 तक। और हम इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। तो जो अनुच्छेद 5 है उसमें क्या लिखा हुआ है? तो उसमें लिखा हुआ है जो हमारे संविधान का 5वां अनुच्छेद है उसमें क्या लिखा हुआ है? तो उसमें लिखा हुआ है डोमिसाइल यानी कि अधिवास। तो अधिवास के आधार पर नागरिकता का प्राप्त किया जाना है, यानी कि अधिवास के आधार पर नागरिकता। तो हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता का वर्णन है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 5 है उसमें क्या लिखा हुआ है? तो उसमें लिखा हुआ है अधिवास के आधार पर नागरिकता, यानी कि जो भारत में जन्म लेता है या फिर उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म लेता है और संविधान जो लागू हुआ था उसके पहले से 5 साल पहले, और जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान लागू होने के दिन से, यानी कि संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसके 5 साल पहले से वो भारत में निवास करता हो तो इसके आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उससे 5 साल पहले से वो भारत में निवास कर रहा हो। कौन? या तो उसके मम्मी पापा हो, माता पिता हो, या फिर वो खुद हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। ये हमारा अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 6 में क्या लिखा हुआ है? तो क्या हुआ कि कुछ लोग जब भारत का विभाजन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। कुछ लोग कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। लेकिन क्या हुआ कि वो वापस भारत आना चाहते थे। वापस कहाँ आना चाहते थे? भारत आना चाहते थे। तो उसने क्या हुआ? तो इसमें अनुच्छेद में लिखा हुआ है, 6 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए अधिकार, यानी कि अगर कोई 19 जुलाई 1948 से पहले अपना देश कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हुआ था और इसी दिन भारत के 2 टुकड़े हुए थे। तो अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और वो अगर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 6 में कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया लेकिन वो अगर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 7 में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद में पाकिस्तान गया भारत से, लेकिन वापस भारत लौट आया, यानी कि वापस भारत पहले तो पाकिस्तान गया कब? 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन वापस भारत लौट आया, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होगा? नागरिकता का अधिकार होगा। ठीक है। फिर अनुच्छेद 8 में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय हैं, यानी कि जो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान कौन से में है? तो उसके लिए प्रावधान है अनुच्छेद 8 में, यानी कि पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया सिटीजन, यानी कि पर्सन जो भारतीय मूल का है लेकिन वो भारत के बाहर रहता है, तो वो व्यक्ति कौन होगा? तो भारत का नागरिक हो सकता है। ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है अनुच्छेद 8 में। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 9 को, और इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कि कोई भारत का नागरिक है, अब मान लो इसने अलग राज्य की नागरिकता ले ली, जर्मनी की ले ली या फिर कोई अमेरिका वगैरह की ले ली, ब्रिटेन की ले ली, तो अगर उसने विदेशी नागरिकता ले ली तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 10 में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना और संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन है। यानी कि जो नागरिकता के अधिकार है ना वो बने रहेंगे। किसी भी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार छीन नहीं सकते बिना कारण से। तो ये संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होता है, ये है ना। कोई भी कानून बनाएगा नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाता है वो कौन बनाता है? तो संसद बनाती है वो। ठीक है। और ये हमने देखा था कि हमारा नागरिकता का अधिनियम बना था, कब बना था? नागरिकता अधिनियम कब बना था? 1955 में। तो वो संसद ने बनाया था। ठीक है। तो 10 में क्या लिखा हुआ है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि जो व्यक्ति है उनके नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है। और 11 में क्या लिखा हुआ है? तो 11वां आर्टिकल है वो हमारा अंतिम आर्टिकल है नागरिकता का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है जो संसद होती है तो संसद को नागरिकता के अर्जन, यानी कि नागरिकता का जो एक्विजिशन करती है, नागरिकता का जो एक्विजिशन होता है वो समाप्ति
और कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास विशेष शक्ति है। तो अनुच्छेद 11 में क्या लिखा हुआ है कि नागरिकता के संबंध में जो भी कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? हमारी संसद बनाएगी। अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है, दे रखा है हमारे संविधान में कुछ अधिकार। जब हम अगले क्लास में हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिक को मिले हैं। यानी कि हम भारत में कौन कौन रहता है? भारत में कोई विदेशी भी रह सकता है। अगर मान लो कोई राजदूत है, कोई घूमने आया हो, तो हमारे भारत में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो कोई भी नागरिक होता है जो हमारे देश का मूल निवासी है और जिसके पास वोट का, जिसके पास आधार कार्ड वगैरह सब है, तो एक तो भारत का नागरिक है। और एक व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ है। तो भारत में दो तरह के लोग निवास करते हैं। कौन कौन? एक तो जो बाहर से रह रहा है, मतलब बाहर का व्यक्ति है लेकिन भारत में रह रहा है, वो चाहे वो पढ़ाई के लिए रह रहा हो, चाहे किसी के लिए रह रहा हो। और एक जो भारत का मूल निवासी है। तो भारत में दो तरह के नागरिक होते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग अधिकार प्राप्त होते हैं। इन दोनों को अलग अलग अधिकार प्राप्त होते हैं। कुछ अधिकार इन व्यक्तियों को नहीं मिलते हैं, विदेशियों को, जबकि भारत के कुछ जो भारत के लोग होते हैं तो उनको सभी अधिकार मिलते हैं। तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल हमारे भारत के लोगों को ही मिलते हैं। वो तो कौन कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है तो देखते हैं हम। तो एक तो अनुच्छेद 15, एक तो अनुच्छेद 15, और इसमें क्या लिखा हुआ है? जन्म, जाति वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। फिर 16 में क्या लिखा हुआ है? तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जो सरकारी नौकरियों में समानता के अवसर है। तो ये किसको प्राप्त है? ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। और क्या है? और है अनुच्छेद 19, जो इसमें स्वतंत्रता है, जैसे वो घूमने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अब कोई भी विदेशी नागरिक है, अब हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ या किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता है। कौन बोल सकता है? हमारा देश का नागरिक ही बोल सकता है। तो वो अनुच्छेद जो 19 है उसमें जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो भी किसको प्राप्त है? तो भी हमारे भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। और आगे कौन सा आर्टिकल है हमारा? तो आगे अनुच्छेद 29, और अनुच्छेद 29(1) में क्या लिखा हुआ है कि संस्कृति एवं भाषा की रक्षा। यानी कि जो अनुच्छेद 29 है वो भी किसको प्राप्त होता है? तो हमारे देश के नागरिकों को ही प्राप्त होता है। और ये किसके संबंध में? तो जो अल्पसंख्यक होते हैं, यानी कि भाषाई संबंध, जो भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं और सांस्कृतिक जो समूह होते हैं वो भी अल्पसंख्यक होते हैं। तो उनकी जो संस्कृति होती है, उनकी भाषा होती है, तो उसकी रक्षा करना ये भी किसका अधिकार है? केवल तो केवल भारतीय जो नागरिक होते हैं, मूल नागरिक, उनको ही प्राप्त है ये भी। फिर और अगला आर्टिकल क्या है? तो अनुच्छेद 30 में क्या लिखा हुआ है कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होते हैं उनको स्थापित करने का अधिकार भी किसको प्राप्त होता है? तो केवल भारत के जो मूल निवासी होते हैं उनको ही प्राप्त होता है। यानी कि कोई विदेशी नागरिक क्या स्थापना नहीं कर सकता है? तो वो शिक्षण संस्थान की स्थापना नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो नागरिकता होती है, तो नागरिकता, जो भारत की नागरिकता होती है तो उसको प्राप्त करने के तरीके होते हैं कुछ। यानी कि किस किस प्रकार से वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो हमारी जो नागरिकता है, भारत की नागरिकता है, उसको प्राप्त करने का, यानी कि उसको एक्विजिशन करने का कितने तरीके हैं? तो हमारे संविधान में 5 तरीके हैं जिनसे हम नागरिकता का प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि भारत की नागरिकता का हम ग्रहण कर सकते हैं कितने तरीक़ों से? 5 तरीक़ों से। अब वो देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिनसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो पहला क्या है? जन्म से। यानी कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है तो वो अपने आप कहाँ का नागरिक बन जाएगा? भारत का नागरिक बन जाएगा। यानी कि जिसका जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक अपने आप बन जाएगा। और 3 दिसंबर 2004 के बाद से नियम है कि माता पिता या दोनों में से दोनों भारतीय हो, या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। यानी कि अगर मान लो जैसे कोई 3 दिसंबर 2004 के बाद में क्या किया गया? तो 3 दिसंबर 2004 के बाद में नियम बनाया गया कि अगर या तो दोनों भारतीय हो, दोनों माता पिता दोनों भारतीय हो और उनका जो जन्म लेगा बेटा तो वो भारत का नागरिक बनेगा। अगर मान लो दोनों से भारतीय नहीं है तो एक तो भारतीय होना चाहिए लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। मान लो कोई बांग्लादेश का कोई व्यक्ति है और उसने भारत में आके शादी कर ली, अवैध प्रवासी है, उसके पास नागरिकता का कोई प्रूफ नहीं है। मान लो कोई एक व्यक्ति है बांग्लादेश का और वो कुछ समय से भारत में रह रहा है। कैसे रह रहा है? अवैध प्रवास के रूप में। यानी कि वो प्रवास करने आया है भारत में लेकिन वो अवैध रूप से रह रहा है और उसके पास कोई वीज़ा वगैरह नहीं है। और उसने क्या किया कि यहाँ पर किसी प्रेम के जाल में फंसकर और किसी व्यक्ति से शादी कर ली। ठीक है। और ये महिला भी हो सकती है और वो पुरुष भी हो सकता है। तो उसने 2 व्यक्ति से शादी कर ली। तो इन दोनों के संबंध से जो लड़का या लड़की होगा वो भारत का नागरिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? मान लो ये तो भारतीय है लेकिन ये दूसरी शर्त क्या है कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। और अगर मान लो ये वीज़ा लेके आया है और यहाँ का स्थायी नागरिक बनने के लिए मतलब रह रहा है तो उसका जो बेटा होगा तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन अगर मान लो अवैध प्रवासी है तो वो भारत का नागरिक नहीं बन सकता है। तो जन्म से कब जोड़ा था? तो ये जोड़ा था 3 दिसंबर 2004 की बात। और अगर कोई व्यक्ति दोनों माता पिता है भारत का और उसका जन्म भारत में होता है तो वो अपने आप भारत का नागरिक बन जाएगा।
फिर दूसरा आधार क्या है, तो दूसरा आधार है वंशक्रम से, यानी कि 1992 के संशोधन से क्या हुआ कि माता के भारतीय होने पर भी बच्चे को नागरिकता का अधिकार मिला है। यानी कि जो वंशक्रम से कैसे कि मान लो कोई व्यक्ति बाहर का है, यूरोप का है या फिर अमेरिका का है, और उसने भारत की महिला है उससे शादी कर ली, तो अगर वो भारत की है, उससे बच्चा पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। ये कब जोड़ा था, तो ये जोड़ा था 1992 में, ठीक है। और आगे क्या है, तो आगे है कि पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण की कैसे, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो कैसे, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति, आवेदन से 7 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो भारतीय मूल का है और भारतीय मूल के या तो किसी व्यक्ति से किसी विदेशी नागरिक ने शादी कर ली और वो 7 वर्ष से भारत में रह रहा है, तो 7 वर्ष से अगर वो भारत में रह रहे हैं शादी करके, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। यानी कि वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है कि मैं 7 साल से भारत में रह रहा हूँ और मैंने इससे शादी की है और मुझे यहाँ की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन क्या शर्त है कि वो 7 वर्ष तक भारत में रहना चाहिए और यहाँ का किसी व्यक्ति से शादी करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में हमारा एक और नागरिकता प्राप्त करने का क्या आधार है, तो देशीयकरण के द्वारा। तो देशीयकरण के द्वारा भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या शर्त है कि विदेशी नागरिक होते हैं उनके लिए शर्त है ये, जो विदेशी नागरिक होते हैं वो भी हमारे देश में रहकर और नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने वर्ष तक रहेंगे वो, तो वो रहेंगे 11 वर्ष तक। यानी कि अगर 11 वर्ष तक वो भारत में रह रहा है, कोई विदेशी नागरिक अगर 11 वर्ष तक भारत में रह रहा है तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या हुआ कि जो CAA था, जो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था 2019 में, तो उसमें क्या हुआ कि इसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया। किसे घटाकर, देशीकरण था उसे घटाकर कितना कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। पहले कितना था, 11 वर्ष था। और उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में राज्य क्षेत्र के विलय द्वारा, अब मान लो जैसे पहले सिक्किम हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक है, दमन दीव भी नहीं था, गोवा भी नहीं था, और पुडुचेरी, इनमें गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था, सिक्किम अलग राज्य था, ठीक है। तो अब अगर मान लो किसी क्षेत्र को हम मिलाते हैं भारत में, तो वहाँ के जो लोग निवास कर रहे हैं, तो वो अगर किसी क्षेत्र को हमने भारत में मिला लिया तो वहाँ के लोग अपने आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो ये क्या है, तो ये है एक्विजिशन बाय टेरिटरी। अगर किसी क्षेत्र को हम ग्रहण कर लेते हैं तो उसके द्वारा भी भारत का जो वहाँ के लोग होते हैं वो भारत का नागरिक बन जाएगा। जैसे हमने सिक्किम को मिलाया था, कब मिलाया था, 1975 में। तो जो सिक्किम के लोग थे वो अपने आप भारत के नागरिक बन गए थे, ठीक है। और पहले कहाँ के नागरिक थे, वो पहले सिक्किम के थे, लेकिन वो उसके बाद में क्या हुआ, भारत में मिलते और अब भारत के नागरिक बन गए थे। तो ये कौन सा अच्छे आधार है, ये है राज्य क्षेत्र के विलय द्वारा। यानी कि कोई राज्य से मिला लिया जाता है तो उसके द्वारा भी वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो नागरिक बनते हैं वो तरीका हो गया। लेकिन कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं जिनसे जो अगर मान लो कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो उसकी नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है, तो उसका वर्णन है और उसके 3 आधार है। उसके कितने आधार हैं, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो 3 तरीके से उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। कितने तरीके से समाप्त हो सकती है, 3 तरीके हैं। जो भारत का व्यक्ति है उसकी नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके कौन कौन से देखते हैं। पहला तो है परित्याग, यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं तो भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता हूँ, यानी कि कोई व्यक्ति अगर ये सोचे, कोई व्यक्ति मन में सोच लेता है कि भाई मैं तो भारत का नागरिक नहीं रहूँगा, तो वो क्या कर सकता है, वो नागरिकता यहाँ की छोड़ सकता है, ठीक है। वो कहीं दूसरी जगह जाके बस जाता है। तो ये कौन सी इसमें दे रखा है, तो हमने एक एक्ट पढ़ा था 1955 का, हमने एक्ट पढ़ा था नागरिकता अधिनियम 1955। तो इसकी धारा नंबर 8 में क्या हुआ है, 8 में क्या दे रखा है, तो 8 में दे रखा है परित्याग, यानी कि कैसे वो नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो परित्याग दे रखा है कौन सी धारा में, 8 में। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्वेच्छा से नागरिकता को छोड़ना, यानी कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो वो अपनी मर्जी से नागरिकता को छोड़ सकता है। दूसरा क्या आधार है, तो दूसरा आधार है नागरिकता छोड़ने का, वो है अवसान या फिर समाप्ति, यानी कि टर्मिनेशन। कैसे, और ये कौन सी धारा में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है धारा 9 में। कैसे, तो दूसरे देश की नागरिकता लेने पर स्वतः समाप्त हो जाती है। अब कोई व्यक्ति है, पहले तो क्या हुआ, पहले में तो उसने अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दी, और धारा 9 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत का नागरिकता हमेशा अपने आप समाप्त हो जाएगी। और हमने ये कौन से आर्टिकल में देखा था, ये देखा था हमने आर्टिकल 9 में भी देखा था और ये धारा 9 में भी लिखा हुआ है। तो 9 और 9 में क्या लिखा हुआ है, धारा तो 9 है, कौन से एक्ट की है, तो ये 1955 के एक्ट की धारा 9 में लिखा हुआ है। और हमारे अनुच्छेद में कौन से में लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद भी 9 है। और दोनों में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं वंचना के द्वारा, यानी कि डिप्रिवेशन। डिप्रिवेशन क्या होता है, और ये कौन सी धारा में दे रखा है, तो डिप्रिवेशन दे रखा है धारा 10 में। और ये क्या होता है कि सरकार द्वारा जबरन छीनना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति
मान लो राष्ट्रद्रोह करता है, दो किसी नागरिकता लेता है, कागज दिखाकर नागरिकता ले लेता है, या फिर राष्ट्रद्रोह करता है, राष्ट्र में विद्रोह करता है, तो अगर वो नागरिक कोई ऐसा अपराध कर देता है तो उसकी नागरिकता भारत सरकार अपने आप ले लेगी, यानी कि नागरिकता छीन सकती है भारत सरकार। कब? जब वो राष्ट्रद्रोह करेगा और दो किसी नागरिकता ले लेता है, या फिर क्या होता है, या फिर 7 वर्ष तक लगातार बने रहने पर। अब मान लो कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, ठीक है, और वो कहीं विदेश में जाकर व्यापार करने लग गया और उसको लगातार 7 वर्ष विदेश में जाकर रहने लग गया और 7 वर्ष तक वो भारत में आया ही नहीं, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो ये वंचना द्वारा समाप्त होती। तो प्राप्त करने के एक्विजिशन के तो कितने अधिकार है, यानी कि प्राप्त करने के तो कितने आधार है? 5 है, और समाप्त करने के 3 आधार है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ टर्म है हमारी नागरिकता से संबंधित। क्या है? NRI है, PIO है, OCI है, CAA, NPR है। तो ये क्या होता है, हम इसको समझते हैं। अभी क्या है, जैसे NRI होता है ना, हम मूवी में देखते हैं, कोई मूवी वगैरह देखते हैं, उसमें बोलता है वो लड़का कि हमें तो NRI लड़की चाहिए, और कोई लड़की बोलती है कि हमें तो NRI लड़का चाहिए। तो वो क्या होता है? NRI होता है नॉन रेजिडेंस इंडियन। ऐसे अलग अलग ये कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। तो हम इसको एक एक को समझते हैं कि ये क्या होते हैं और इनका इसमें क्या उल्लेख है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं NRI को। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? NRI। तो NRI व्यक्ति कौन होगा? NRI व्यक्ति कौन होता है? तो NRI होता है कि रोजगार शिक्षा हेतु बाहर रहने वाला भारतीय, यानी कि अगर किसी कारण से वो भारत में व्यक्ति जो रोजगार के लिए या फिर शिक्षा के लिए बाहर गया है, रोजगार के लिए या फिर शिक्षा के लिए भारत से बाहर गया है, अमेरिका गया है, कनाडा गया है, तो कैसा व्यक्ति होगा? तो होगा NRI, यानी कि नॉन रेजिडेंस इंडियन, ठीक है। और इसके पास क्या होता है? तो इसके पास भारतीय नागरिक के जो पासपोर्ट होता है, इसके पास क्या होता है? NRI के पास पासपोर्ट होता है और मतदान का अधिकार होता है, यानी कि इसके पास वोटिंग राइट होता है, ठीक है। वोटिंग राइट होता है इसके पास, NRI के पास। और आगे क्या है? तो आगे है PIO। आगे क्या है? PIO। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब क्या होता है? PIO का मतलब क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका मतलब होता है। और ये कौन होते हैं? जिनके पूर्वज भारतीय थे, यानी कि मान लो कोई व्यक्ति है, तो उनके अगर पूर्वज, उसके माता पिता तो अलग देश में जाके रहने लग गए, लेकिन उनके जो पूर्वज थे वो भारत के थे और विदेशी नागरिक थे, यानी कि और विदेशी नागरिक 2015 में इस योजना को समाप्त करके और OCI में विलय कर दिया। ऐसा व्यक्ति जिसके पूर्वज भारत थे, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पूर्वज भारत थे, वो उसका मतलब वो ये PIO कहलाता था। और क्या हुआ कि 2015 में PIO को समाप्त कर दिया और उसको किस में मिला दिया? तो उसको मिला दिया OCI में। उसको किस में मिला दिया? OCI में। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका यानी कि जो समुद्र के बाहर होते हैं वो भारत के नागरिक। तो इसका PIO का समाप्त करके किस में मिला दिया? OCI में मिला दिया। और OCI देख लिया हमने। OCI का मतलब क्या होता है कि जो भारतीय मूल के विदेशी होते हैं वो होता है, यानी कि OCI का मतलब क्या होता है? OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जैसे कोई भारतीय जो OCI होता है, OCI क्या होता है? तो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक होते हैं, यानी कि जो मूल निवासी तो कहाँ के होते हैं? भारत के, लेकिन विदेशी होते हैं वो, ठीक है। और तो OCI हमने देख लिया कि जो भारतीय मूल के होते हैं, जैसे हमारी सुनीता विलियम्स है। अब सुनीता विलियम्स है वो भारत की मूल नागरिक है, लेकिन वो कहाँ की निवासी है? नागरिकता कहाँ की प्राप्त है उसको? तो उसको अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है। तो ये होते हैं OCI। और इसमें क्या हुआ कि पाक और बांग्लादेश के जो व्यक्ति होते हैं उनको छोड़कर जितने भी विदेश में नागरिक रहते हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं? OCI बोलते हैं। और विदेशी नागरिक आजीवन वीज़ा होता है इनको, यानी कि कभी भारत में आ सकते हैं। ये इनको भारत में काम करने की छूट होती है, वोटिंग की छूट नहीं होती, लेकिन वोटिंग की, चुनाव लड़ने की और कृषि या भूमि खरीदने की अधिकार नहीं होता है। अब मान लो जैसे सुनीता विलियम्स है, अब वो भारत में आ तो सकती है, यहाँ पर काम भी कर सकती है, लेकिन वो क्या नहीं करेगी? यहाँ वोट नहीं डाल सकती। वो सुनीता विलियम्स जी यहाँ पर वोट नहीं डाल सकेंगे और चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होगा उनको। और अगर यहाँ वो ज़मीन खरीदना चाहती है तो वो ज़मीन भी यहाँ पर नहीं खरीद सकती है। तो OCI के पास क्या अधिकार होता है? तो OCI नागरिक होता है भारत का, उसके पास क्या अधिकार होता है? तो उसके पास क्या अधिकार होता है? एक तो उसके पास आजीवन वीज़ा होता है, यानी कि उसके पास आजीवन वीज़ा होता है और उसको काम करने की छूट होती है। और क्या अधिकार नहीं होता है उसके पास? तो वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है
और कृषि या फिर भूमि खरीदने का अधिकार उसके पास नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया OCI। 2019 में बहुत ज़्यादा ये हमने देखा था, खबरों में रहा था बहुत ज़्यादा, इसका आंदोलन का विरोध भी हुआ था। क्या हुआ था, जो हमारा CAA कानून था 2019 में CAA कानून था, उसके द्वारा क्या किया गया, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक थे, यानी कि यहाँ पर 6 समुदाय ऐसे थे जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक थे, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई 6 समुदाय ऐसे थे जो यहाँ पर क्या थे, अल्पसंख्यक थे, और उनके साथ में शोषण हो रहा था, जैसे कि बौद्ध हो गए, जैन हो गए, हिंदू हो गए। तो ऐसे 6 समुदाय थे, और वो कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे, पाकिस्तान के थे और अफगानिस्तान के थे। तो क्या किया सरकार ने, इन 6 समुदायों को नागरिकता का विशेष प्रावधान दिया गया, यानी कि इनको विशेष अधिकार दिया गया नागरिकता का। यानी कि इसको इन 3 देशों के जो 6 समुदाय हैं, अल्पसंख्यक समुदाय है 6 इन 3 देशों के, उनको सरकार ने विशेष अधिकार देने के लिए लाए थे कानून। कौन सा, CAA 2019। और इसका जो डेट थी वो क्या थी कि 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई व्यक्ति यहाँ रह रहा है तो क्या किया कि उसकी निवास की जो शर्त थी उसको घटाकर कितना कर दिया, उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो 31 दिसंबर के बाद, यानी कि तो इसकी जो डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2014। तो इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो पहले तो क्या था कि पहले तो 11 वर्ष तक अगर भारत में रह गया तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 के बाद में भारत आया है और वो 5 वर्ष भारत में रह चुका है, कहाँ का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का और अफगानिस्तान का, और जो 6 समुदाय है उनमें से होना चाहिए वो, तो अगर वो 5 वर्ष तक भारत में रह गया तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें क्या विशेष है, तो इसमें ये विशेष है कि जो छठी अनुसूची के राज्य होते हैं, जो छठी अनुसूची में जो शामिल क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारे पूर्व राज्य हो गए, तो जो छठी अनुसूची में शामिल राज्य हैं वहाँ पर ये निवास नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ पर ये लागू नहीं होता है। कौन सा एक्ट लागू नहीं होता है वहाँ पर, तो ये जो CAA एक्ट है 2019 का, वो उन क्षेत्र पर लागू नहीं होता है जहाँ पर छठी अनुसूची में जो राज्य आते हैं, जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, और एक होता है इनर लाइन परमिट, यानी कि जो इनर लाइन परमिट स्टेट होते हैं जैसे असम हो गया, तो वहाँ पर भी ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन से पे लागू नहीं होगा ये, तो एक तो जो छठी अनुसूची में शामिल राज्य है उन पर लागू नहीं होगा, और एक जो इनर लाइन परमिट स्टेट होते हैं, यानी कि ऐसे स्टेट जिनको इनर लाइन परमिट होता है तो भी वहाँ भी ये लागू नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं NPR। और NPR क्या है, तो ये है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि जो नेशनल पॉपुलेशन है हमारे भारत की, तो वहाँ पर चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारत का हो, यानी कि विदेशी और नागरिक, यानी कि चाहे विदेशी हो चाहे वो नागरिक हो, दोनों का इसमें नाम होता है, किसमें, NPR में। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में घूमने आया है तो उसका नाम भी इसमें रहेगा, और कोई व्यक्ति भारत का मूल का है तो भी उसका नाम इसमें रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और इसमें क्या वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में 6 महीने से रह रहा है, कितने माह से, 6 माह से निवासी रहा है या फिर इससे अधिक का निवासी है, तो उसका नाम इसमें शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है, NPR में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत से आया है, यानी कि कोई व्यक्ति विदेश से आया है और भारत में रहते रहते उसको कितने महीने हो गए, उसको 6 महीने हो गए, यानी कि उसको भारत में रहते थे 6 महीने हो गए, तो उसका नाम किस में शामिल हो जाएगा, उसका नाम NPR में शामिल हो जाएगा। और जो भारत के नागरिक है उनका नाम तो इसमें रहता ही है। तो ठीक है, इसमें दोनों शामिल होते हैं। और जनसंख्या, यानी कि जनसंख्यिकी जो डेटाबेस होता है वो भी इससे निकला जाता है। लेकिन इनको क्या प्राप्त नहीं होता है, तो इनका नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अगर मान लो किसी का नाम NPR में है तो वो बोल नहीं सकता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा नाम इसमें है, वो ऐसा नहीं बोल सकता है। क्यों, क्योंकि उसको नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष तक भारत में रहना जरूरी है। तो अगर इसमें नाम है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं NRC। और NRC क्या है, तो NRC है नेशनल, और NRC क्या है, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी कि जो भारत के नागरिक होते हैं, भारत के वैध नागरिक होते हैं, यानी कि जो भारत के वैध नागरिक है, जिनके पास वोटिंग का अधिकार है, जिनके पास वोट डालने का अधिकार है, जिनके पास आधार कार्ड वगैरह है, तो उनके जो नाम होते हैं उनका रजिस्टर होता है NRC। यानी कि जो भारत के नागरिक है, वैध नागरिक हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, तो उनका नाम शामिल करते हैं हम NRC में। और केवल भारतीय अवैध नागरिक या प्रवासियों की पहचान के लिए होता है। यानी कि इससे हम क्या पहचान कर सकते हैं, तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन तो भारत का वैध नागरिक है और कौन अवैध नागरिक है। और जो असम है, तो असम के लिए लागू होता है कि
कट ऑफ डेट इसमें क्या है, 24 मार्च 1971। यानी कि कोई 24 मार्च 1971 के पहले पहले असम में रह रहा है तो वो असम का नागरिक होगा, लेकिन अगर इसके बाद में आएगा तो इस असम का नागरिक नहीं बन सकता है। और असम समझौता हुआ था 1985 में, और असम समझौता हुआ था उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारे प्रधानमंत्री थे वो PM कौन थे, वो थे राजीव गांधी जी, और इनके बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, असम समझौता बोलते हैं उसको, 1985 में हुआ था। और किससे संबंधित है ये, तो ये NRC से संबंधित है, NRC से। और कब ये इसकी जो डेट है वो क्या है, तो 24 मार्च 1971 के पहले पहले जो अगर असम में आ गया तो वो असम का नागरिक है, वरना वो क्या है, असम का नागरिक नहीं बन सकता है। यानी कि जो NRC है उसमें किन के नाम शामिल है, तो NRC में जो 24 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहा है उसके नाम NRC में शामिल है, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो उसका नाम NRC में शामिल नहीं होगा। ठीक है, और आगे क्या है, तो इसमें देखा है NRC के बारे में, देश के कुछ राज्यों में जाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है, और इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल के बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन से हुई थी। किसकी शुरुआत, इनर लाइन परमिट होता है, एक इनर लाइन, एक ही होता है ILP होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इनर लाइन परमिट। ठीक है, इनर लाइन परमिट। तो ये क्या है कि जो देश के कुछ राज्य होते हैं उनमें जाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज जारी किया जाता है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ब्रिटिश से हुई थी, बंगाल का ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन है, तो 1873 में इससे शुरुआत हुई थी। और कहाँ पर लागू हुई है, तो ये लागू है जो वर्तमान में हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, कहाँ पर लागू है ये, भारत के जो ईस्ट पूर्व के राज्य हैं, यानी कि ईस्ट के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। कौन कौन से राज्य शामिल हैं इसमें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। और कब जोड़ा इनको, तो दिसंबर 2019 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो आगे क्या है, विशेष तथ्य हैं जो CAA 2019 था, CAA 2019 के तहत नागरिकता पाने वाले व्यक्ति भी इनर लाइन परमिट राज्यों में स्थायी रूप से बस नहीं सकते। या इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो 6 समुदाय है अल्पसंख्यक, अगर वो व्यक्ति इन राज्यों में आता है तो वो यहाँ पर न तो बस सकता है और न ही यहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है। ठीक है, तो ये हमारी नागरिकता थी, और हमने नागरिकता की मेन चीज़ें पढ़ ली है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो इस प्रकार से हमारी नागरिकता पूरी हो जाती है, है ना। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, हमने इसमें आर्टिकल देखे 5 से 11 देखा, भाग 2 देखा। ठीक है, फिर बहुत सारे इसमें प्रावधान देखे, नागरिकता प्राप्त करने के जो 5 आधार है वो देखे, नागरिकता त्यागने के जो 3 आधार है वो देखे। उसके बाद हमने देखा NRC क्या होता है, CAA क्या होता है, और OCI क्या होता है, ये हमने सब चीज़ें देखी। और इस प्रकार से हमारी नागरिकता पूरी हो जाती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमें आप सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।